आपको तो पता ही है कि हमारा अर्थ का सरफेस 71% पानी से कवर्ड है और इन 71% पानी वाला हिस्सा से 5 महासागरें निकलती है और इनमें से अगर 4 को छोड़ दिया जाए, सिर्फ पैसिफिक ओशियन की बात किया जाए तो पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है, अगर चिली की साहिली समुद्र पर पैसिफिक ओशियन में अर्थ के आर पार सुराग किया जाए तो वो सुराग अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशियन में ही निकलेगा। हमारे वीडियो में आपको एक बार फिर से स्वागतम। हमारे पैसिफिक ओशियन टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। आप ये जानकर हैरान होंगे हमारा दुनिया का टोटली लैंड यानी जमीनी भाग 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ हमारा दुनिया का टोटली जमीनी भाग इस बड़ी सी महासागर में फिट आ सकता है, फिर भी बहुत सारा जगह बच जाएंगे। और यहाँ चंद ऐसे आइलैंड्स है इस महासागर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट जैसा दिखता है। इनमें से ज्यादातर आइलैंड पर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा है। सरल भाषा में कहा जाए तो ये ओशियन आपके सोच से भी ज्यादा बड़ा है। आप इमेजिन करो इतनी बड़ी सी समंदर में अगर आप गुम हो जाओ तो क्या आपको ढूंढा जा सकता है? नहीं ना। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी सी समंदर में अगर कोई खो जाए तो उन्हें ढूंढना तो क्या वो जिंदा भी नहीं रह सकता है। लेकिन आज आप ऐसी इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो इस बड़ी सी महासागर में गुम हो गया था और वो भी 5-10 दिनों तक के लिए नहीं बल्कि पूरा 438 डेज तक। इस इंसान ने ना जानते हुए एक ऐसी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए थे जिसको शायद ही कोई तोड़ना पसंद करेगा। समंदर में अकेला सबसे ज्यादा वक्त गुजरने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस सेल्वाडोर अल्वारेंगा नामी एक शख्स ने बनाया था। इस इंसान ने समंदर पर पूरा 438 डेज गुजारे हैं और वो भी 7 फीट का एक छोटा सा बोट पर, जिसपे ना तो खाने के लिए कुछ था और ना तो पीने के लिए पानी था। लेकिन 14 महीना तक ये शख्स आखिर इस खौफनाक समंदर पर जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना होगा इस बड़ी सी समंदर में इस इंसान ने छोटा बोट लेकर आखिर गया ही क्यों था। ये बात है 2012 की। मेक्सिको की एक छोटा सा गांव कोस्टा आजुल में जोस सेल्वाडोर अल्वारेंगा नामी एक शख्स अपनी माता पिता और बेटी फातिमा अल्वारेंगा के साथ रहता था। अल्वारेंगा तब 36 साल का था और वो एक एक्सपर्ट मछुआरा भी हुआ करता था। मछली पकड़कर वो अपना घर चलाता था। मछली पकड़ने के कारण उनका समंदर पर आना जाना लगा रहता था। लेकिन 17 नवंबर 2012 वाला दिन अल्वारेंगा और उनकी एक साथी एजिकेल को लेकर अपनी छोटा सा बोट लिए मछली पकड़ने के लिए रवाना हुआ और उन लोगों का प्लान था कि वो लोग सिर्फ एक दिन समंदर में रहकर ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश पकड़ेगा। छोटी सी एक दिन का मछली पकड़ने का प्लान था, इसलिए बोट पर ज्यादा सामान भी नहीं था और इस 7 फीट का बोट पर एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसपे वो लोग मछलियां को स्टोर करके रखते थे। लेकिन एक दिन का खाना पीना ले जाने वाला अल्वारेंगा को एक क्या मालूम था कि उनकी बोट समंदर पर जा तो रहा है लेकिन पूरा 438 डेज के बाद उन्हें किनारे पर लाएगा। वो मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर जाने के बाद समंदर पर अपना जाल बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां पे आ पहुंचा। अल्वारेंगा और उनके साथी ने अपना जान बचाने के लिए जाल को वहीं पर छोड़कर वापस साहिल की ओर भाग पड़ा। अल्वारेंगा ने पूरी रफ्तार के साथ अपना बोट को भगा रहा था। देखते देखते वो लोग तूफान से बहुत दूर निकल गए थे। सुबह की जब 7 बज रहे थे तब वो लोग साहिल से अब सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए थे और उन लोगों का गांव भी नजर आ रहा था। वो लोग तूफान को तो बहुत पीछे छोड़ आए थे लेकिन अब उन लोगों का किस्मत ने साथ छोड़ दिया था। साहिल से वो लोग 24 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच तो गए थे लेकिन उसी वक्त उन लोगों का बोट का इंजन काम करना बंद कर दिया था। अल्वारेंगा ने बहुत कोशिश किया इंजन को चालू करने का लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ और उसमें से धुआं निकलने लगा और उनके पास बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल भी नहीं था। लेकिन एक रेडियो था जिसकी मदद से अल्वारेंगा ने अपनी बॉस को अपनी लोकेशन भेजा और उनका जवाब का इंतजार करने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी बॉस का जवाब का इंतजार करते करते रेडियो का बैटरी भी खत्म हो गया। अब उन लोगों का संपर्क दुनिया से टूट गया था। ये दोनों इसी शौक पे था तभी अचानक से जो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समंदर के ओर धकेलना शुरू कर दिया था और उनका गांव जो नजर आ रहा था वो अब उनकी आंखों से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहा था। एक समय के बाद उनका गांव भी अब नजर नहीं आ रहा था। अल्वारेंगा के बॉस ने मैसेज सुनकर रिप्लाई देने चाहा पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। तब उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी बनाई और उन लोगों को पैसिफिक ओशियन में काफी जगह ढूंढा पर तब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहा था उन लोगों का बचने का चांस काफी मुश्किल समझा जा रहा था। अब इस हादसे को 5 दिन हो चुके थे। अब हवाओं ने अल्वारेंगा की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पे हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। अल्वारेंगा को मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी
है कि दूर से उन्हें कोई स्पॉट नहीं कर सकता है और उनके पास ऐसी कोई सामान भी नहीं थे कि वो लोग सिग्नल दे सके। अल्वारेंगा और उनके साथी एजिकल को ये एहसास हो गया था कि उनका बचने का कोई चांस नहीं रहा और उन लोगों ने जो खाना पीना अपने साथ लेकर आए थे वो तो पहले ही खत्म हो चुका था। वो लोग अपना भूख मिटाने के लिए उनकी बोट पर जो परिंदे बैठते थे और बोट की आसपास की मछलियों को अपने हाथों से पकड़कर कच्चा खाना शुरू कर दिया था। खाने के लिए उनको उपाय तो मिल गया था लेकिन उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था और समंदर का पानी बहुत खारा होने की वजह से वो लोग उस पानी को पी भी नहीं सकते थे। इसलिए वो लोग पानी में बहता हुआ एक प्लास्टिक बोतल उठाया और उनमें बारिश का पानी जमा करके पीने लगे। पर कई दिनों तक जब बारिश नहीं होते थे तब वो लोग मछलियां और कछुए का खून पीते थे और वो भी तब जब उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन पे दिन फिर महीना गुजरते जा रहे थे और अब इन लोगों का दिमागी हालात भी बहुत खराब हो चुके थे। इन लोगों का हालात दिन पे दिन और बदतर होते जा रहे थे और इन लोगों का बोट इन लोगों को और भी मौत के करीब ले जा रहे थे। आखिर 4 महीने बाद अल्वारेंगा के साथी एजिकेल खुद पे इतना टॉर्चर सहन नहीं कर पाया और वो अपना जान दे दिया। एजिकेल ने अल्वारेंगा को कहा था कि उसकी लाश को वो ना खोए। अब अल्वारेंगा के पास बात करने के लिए भी कोई नहीं था और वो बहुत रोया। फिर 6 दिनों तक एजिकेल की लाश के साथ वो बात करते गया। फिर उसने वास्तव पर यकीन किया और खुद को संभाला और एजिकेल के लाश को समंदर में बहा दिया और वो आगे बढ़ते चले गए। अल्वारेंगा ने खुद को समंदर के हवाले कर दिया था और अकेला इस समंदर पर जिंदगी गुजारने लगा था। अब तक उनकी बोट समंदर की ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे, मैप में दिखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अल्वारेंगा पैसिफिक ओशियन में इस जगह पर मौजूद था और ये दुनिया का सबसे खामोश तरीन जगह माना जाता है जहां से कार्गो शिप भी कभी कभार गुजरती है। वो अपने घर छोड़े हुए 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे। अब उनके अपने माता पिता और उनकी बेटी की बहुत याद आ रहा था और इन दिनों में वो अपने साथी एजिकेल को भी खो दिया था, जिसके कारण वो काफी दुखी भी था और फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन अचानक से उन्हें एक कार्गो शिप दिखाई दिए। पिछले 7 महीनों में वो पहली बार किसी शिप को देख रहे थे। शिप को देखकर उनका जिंदा रहने का उम्मीद फिर से जाग उठा था। उन्होंने हर वो इशारा किया ताकि कार्गो शिप में से कोई उनकी बोट को देख ले, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बोट इतनी छोटी थी कि कार्गो शिप की स्क्रू मेंबर उन्हें नहीं देख पाया और आहिस्ता आहिस्ता कार्गो शिप भी उनसे बहुत दूर चला गया। उनके जिंदा रहने के उम्मीद पर फिर से एक बार पानी फिर गया। अल्वारेंगा बहुत चिल्ला रहा था और रो भी रहा था और देखते देखते 11 महीना हो चुके थे उनको साहिल छोड़े हुए। उनके कपड़े भी फाट चुके थे और उनके पास सिर्फ एक अंडरवेस्ट बची थी खुद को सनलाइट से बचाने के लिए। अब अल्वारेंगा को ऐसा लग रहा था मानो उनका जिंदगी का आखिरी कुछ दिन बचे हुए। वो एकदम से टूट पड़ा था। जिंदा रहने का उम्मीद भी छोड़ चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत ने जॉस के ऊपर मेहरबान हुआ। 30 जनवरी 2014 यानी पूरा 14 महीने के बाद उन्होंने आसपास के पानी में नारियल बहते हुए देखा। अल्वारेंगा ने ये समझ चुका था कि आसपास कोई आइलैंड है जहाँ से पेड़ से टूटकर ये नारियल आ रहा है। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक आइलैंड नजर आई। अल्वारेंगा को ये डर भी था कहीं ये आइलैंड भी उनसे मिस ना हो जाए, इसलिए वो बोट छोड़कर पानी में कूद गया और तैरकर किनारे पर पहुंच गया। आखिर 14 महीना बाद अल्वारेंगा पहली बार किसी जमीन पर कदम रख रहे थे। उसका हालात इतना खराब हो चुका था कि वो अच्छी तरीके से खराब ही नहीं हो पा रहा था। उसने खड़े होने की कोशिश की तो वो मुंह के बल गिर गया। वहाँ के स्थानीय लोगों का नजर उन पर पड़ी। एक स्थानीय लोग उसको उठाकर अपना घर लेकर आए और इतने दिनों के बाद अल्वारेंगा की मुलाकात इंसानों से हो रहा था। वो लोगों को देखकर बहुत रोने लगा और बात करने की कोशिश की, पर अल्वारेंगा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे और वहाँ के स्थानीय लोगों ने सरकारी अधिकारी को सूचना दिया। पुलिस मौके पर पहुंचा तो उन्होंने देखा अल्वारेंगा के टखने सूजी हुई थी, उनका आंखों का रोशनी बहुत कम हो गया था और उनके बाल मानो किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। काफी मुश्किल से वो चल पा रहा था। पहली बार जब स्थानीय लोगों ने उसको देखा था तब ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके साथ मारपीट किया हो, पर जब सच्चाई सामने आई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गया। अल्वारेंगा की बात पर किसी ने तो पहले विश्वास नहीं कर रहा था। तब पुलिस ने उसके कहानी का सत्यता जानने के लिए कहीं जांच किया और हर जांच में ये पुष्टि कर दी गई अल्वारेंगा जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। वही एक हॉस्पिटल में अल्वारेंगा को भर्ती किया गया।
अल्बेरेंगा की किस्मत की बात है कि इस बड़ी सी समुद्र के मुकाबले वो एक छोटी डॉट जैसे दिखने वाले आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर ये आइलैंड मिस हो जाता तो उनका अगला स्टॉप होता फिलीपीन में, और वो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर पर है। और ये छोटा सा आइलैंड है मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड जिसको इबोन अटोल कहा जाता है। अल्बेरेंगा की इस कहानी से स्पेनी बोलने वाली अधिकारी सतर्क हो गए और उन्होंने जानकारी निकालने में लग गए। वही मेक्सिको में विदेशी विभाग का कहना था। उसने फिलीपीन के लिए मेक्सिको के दूत जूलियो कैमरेना को बताया अल्बेरेंगा ने दक्षिणी सियापास की राज्यों कोस्टा अजूल में से मछली पकड़ने के लिए निकले थे। इसका मतलब ये है कि वो सीधी रेखा में 11,000 किलोमीटर दूर आ पहुंचा था। अल्बेरेंगा ने कहा कि वो अपने परिवार के पास जाना चाहता है और वो अपने मालिक के साथ संपर्क करना चाहता है। उसको अपना दोस्त एजिकेल को खोने का काफी दुख भी हुआ। अल्बेरेंगा अपने परिवार के पास पहुंचा तो सबके आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उनको मरा हुआ मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी उसके माता पिता और उनके बेटी को हुई। अल्बेरेंगा के जाने के बाद उनका 14 साल का बेटी फातिमा अल्बेरेंगा अपने नाना नानी के पास रहती थी। तो अल्बेरेंगा की इस सच्ची कहानी से हमें ये सीखने को मिला, आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप किसी भी खराब परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हो। ये कहानी आपको कैसा लगा और क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो पहले आप देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।